नमस्कार, दूरदर्शन हरियाणा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम किसान। भविष्य की खेती की अगर बात की जाए तो कुछ मसले ऐसे हैं जिन पे चर्चा सालों से होती आ रही है, लेकिन उनका क्या रिजल्ट होगा, किन प्रॉब्लम से हम जो गुजर रहे हैं, इनका सोल्यूशन हमें कब तक मिलेगा, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और जो आज की ये चर्चा है, ये जो आज का कार्यक्रम है, इसी ही मसले को लेकर है। ये जो दो मसले हैं, सबसे बड़े मसले हैं खेती के। एक है फसल अवशेष प्रबंधन यानी कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, और दूसरा है पानी का मसला। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पवन जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन जी एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में पिछले 28 साल से काम कर रहे हैं। 28 साल से अगर बात की जाए एग्रीकल्चर और क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की, तो किस नज़र से आप देखते हैं कि 28 सालों में हमारी जो खेती है किस दौर से गुजरी है, कहाँ तक पहुँची है और अब हम किस स्थिति में हैं? देखिए, पिछले 28 सालों की अगर हम चर्चा करें तो खेती में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं जी। और ऐसा नहीं है कि हमारी खेती जो भारत में जो है पिछले 28 साल में किसानों ने काफ़ी प्रगति की है, किसानों ने अपनी आमदनी बढ़ाई है, किसानों ने अपनी उत्पादकता बढ़ाई है, मगर उसके साथ साथ कुछ चैलेंज भी हमें खेती में आए हैं। जैसे कि सबसे मुख्य है हमारी जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है और उसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है उसके ख़राब होने का। और दूसरा है पानी की जो समस्या है। आज के टाइम में भारत में जो है, भारत को एक वाटर स्केयर नेशन भी बोलने लगे हैं लोग, क्योंकि धीरे धीरे सब जगह पानी की कमी हो रही है। और ज़्यादातर भारत में खेती में जो पानी होता है, 80% पानी जो है, 80% पानी जो है वो खेती में इस्तेमाल होता है जी। और अभी भी भारत में ज़्यादातर लोग, कम से कम 70-80% लोग अभी भी खुली सिंचाई करते हैं, मतलब खुला पानी देते हैं जी। और जिसमें सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। और उसी कारण से हमारी जो पानी की जो वाटर टेबल है, जो पानी की सतह है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। पानी और नीचे गहराई की तरफ बढ़ रहा है और उसको निकालने में पानी एक फार्मर्स को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको बोरवेल, गहरा बोरवेल कराना पड़ता है, बड़े पंप को लगाना पड़ता है। और उसमें एक फार्मर्स की जो हमारा देश छोटे और मझोले किसान का देश है, तो एक छोटा फार्मर, उसको इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उतना बड़ा पंप लगा सके। तो इसलिए गांव में कुछ फार्मर है जहाँ पे पानी बहुत ही गहरा हो गया है, वहाँ पे एक किसान या एक ग्रुप, जो कुछ किसान मिलके एक पंप लगाते हैं और उस पानी का फिर वो इस्तेमाल करते हैं। मगर धीरे धीरे पानी की समस्या जो है वो बढ़ रही है खेती में। और अभी भी किसान को ज़रूरत है कि खेती में सिंचाई के पानी को कैसे प्रबंध करें, उसके नई नई तकनीकें अभी उपलब्ध हैं और वो अभी तक, मैं नहीं कहूँगा कि सब फार्मर को, बट अभी काफ़ी कुछ हमें उसमें हासिल करना बाकी है। हमें कम से कम 70-80% फार्मर हमारे, ऐसा नहीं है सब जगह वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, बट 70-80% फार्मर को उस तरफ बढ़ना पड़ेगा अगर हमें आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छी खेती और एक अच्छी ज़मीन उनको देनी है। तो जी, जनरेशन की आपने बात की है और जनरेशन का जो खेती से लगाव है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पानी की बात आप करते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो बेसिकली ये वाटरशेड मैनेजमेंट जो है ये क्या है और खेती के लिए ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, पानी का प्रबंधन बहुत आवश्यक है क्योंकि अच्छी खेती को आप बगैर पानी के आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं की जा सकती, पॉसिबल भी नहीं है। भारत में अभी भी वर्षा आधारित सिंचाई है, जो जिसमें किसान पूर्णतः वर्षा के ऊपर निर्भर है। और मगर धीरे धीरे जो है, क्योंकि पानी एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर इसका ठीक से इस्तेमाल करें तो जहाँ पे भी आपने देखा, जहाँ अच्छा पानी है वहीं खेती अच्छी है, वहीं किसानों की खुशहाली ज़्यादा है और किसान की आमदनी और उसकी उत्पादकता भी ज़्यादा है। मगर जहाँ केवल वर्षा आधारित खेती है वहाँ किसान का उत्पादन भी कम है और आपको देखेंगे कि वहाँ पे किसान में, मतलब एक आर्थिक जो लेयर है, मतलब जो एक गरीबी है, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। तो जो जलागम जिसको बोलते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट है, ये एक बड़े क्षेत्र में पानी का कैसे उचित प्रबंधन हो, जिससे कि हमारा कम से कम पानी, बरसात का जो पानी है, हम अधिक से अधिक उस पानी को संजो के रखें, उसको इकट्ठा करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे बोलते हैं। जो हमारे पुराने तालाब हैं वो धीरे धीरे भर गए, उनकी क्षमता बढ़ाएं, या जहाँ पे हमारे पास ज़मीन है नए तालाब खोदें। और कोशिश ये करनी चाहिए कि बरसात का जितना भी पानी है हम उसको संजो के रखें और वो वापस बह के वापस
खराब ना जाए। जी। तो पूरा प्रबंधन जो पानी का है उस क्षेत्र के लिए उसी को जलागम प्रबंध बोलते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट बोलते हैं, और वही पानी जो आगे खेती में किसान के काम आएगा। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में बेसिकली आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए। जब आप आम लोगों तक पहुंचते हैं, गाँव में जाते हैं, तो आपको लोगों की तरफ से कैसी सपोर्ट मिलती है? बिकॉज़ आजकल तो हम देखते हैं कि हर किसी का तरीका जो है वो अलग है। हर कोई चाहता है कि कुछ पुराना ज़माना जो है वो साथ में ले लें और कुछ आज की तकनीकें ले लें। तो आपके लिए कैसा एक्सपोजर रहा है लोगों के साथ काम करने का? देखिए, हमने ये देखा है जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ किसान ये रियलाइज़ तो कर रहा है कि पानी की कमी है, और हमें अगर अच्छा पानी मिल जाए, मतलब ये उसको एहसास है कि अगर हमें पानी मिल जाए तो हम और अच्छी बेहतर खेती कर सकते हैं। मगर हमारा अनुभव ये भी रहा है कि जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे किसानों ने पानी का प्रबंधन भी बहुत अच्छे से किया है। जैसे हम दूसरे क्षेत्र की बात करें जहाँ पानी बहुत कम है, वहाँ किसानों ने मिल के जो है ना जो पानी बचाने की जो तकनीकें हैं वो अच्छी तरीके से अपनाई है। बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत कम पानी है। अगर आप पंजाब हरियाणा को छोड़ के बाकी क्षेत्रों में जाएं जहाँ पे बिल्कुल कम पानी है, वहाँ पे लोग बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, मगर उन्होंने अपने पानी को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया खेती तो इस में। बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब और हरियाणा के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम पंजाब के गाँव में जब जाते हैं या हरियाणा के गाँव में जाते हैं तो हमारी गाड़ियाँ भी और हमारे पशु भी खुले पानी से नहाते हैं, तो हमारे माइंड में ये होता ही नहीं है कि पानी किसी दिन ख़त्म हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पंजाब और हरियाणा में हमारा जो मुख्य जो कृषि का जो करने का तरीका है वो गेहूं और धान पे आधारित कृषि है। जी। और गेहूं भी एक तरीके से उसको भी पानी चाहिए और धान तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए। मगर अभी नई नई तकनीकें आ गई हैं जिसको हम बोलते हैं AWD, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई। ये एक तकनीक है जिसमें जो किसान जो है ना कम पानी इस्तेमाल करके अपनी जो है ना धान की फसल ले सकता है। गेहूं में भी किसान जो है ना स्प्रिंकलर जो आता है जिसको फवारा विधि बोलते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी किसान जो है ना 30 से 40% तक पानी की बचत कर सकते हैं। दूसरे और तरीके हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे सब्जियां भी लगाते हैं किसान भाई यहाँ पे जहाँ, तो वो जो है नाली में अगर इरिगेशन करें, खुला पानी नहीं दें, तो उसकी वजह से भी पानी का बचाव होता है। और एक नई टेक्निक जो अभी है जीरो टिलेज की वजह से, DSR जिसको बोलते हैं, मतलब धान की सीधी बुआई का बीज की सीधी बुआई करते हैं, उसमें भी किसान को पानी बचा सकते हैं। उसमें किसान को सीधा बीज की बुआई करते हैं, उसमें उसको जो है ना नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर किसान सीधा बीज की बुआई करता है खेत में तो उसे कम से कम 20 से 25-30% पानी उसकी बचत हो जाती है। क्योंकि धान मुख्य फसल है पंजाब और हरियाणा की, और सबसे ज़्यादा पानी हमारा धान में ही लगता है। तो पिछले 20-25 सालों में आप देखेंगे कि किसानों को ये एहसास है कि उनका पानी का स्तर भी काफ़ी नीचा चला गया है। तो उसमें अब कुछ लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग किसान, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छे किसान, प्रोग्रेसिव किसान ये नई तकनीकी अपना रहे हैं। वो DSR की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। AWD एक मेथड है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई, जिसमें पानी किसान को तभी देना पड़ता है जब एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे पानी खेत में चला जाता है। तो ये 2-3 तकनीक है जिसमें किसान जो है ना पानी को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और सरकार की तरफ से पानी को बचाने के लिए बहुत सारी हदायतें दी जाती हैं। कोई स्कीम ऐसी है जो किसानों के हित में हो, उनके लिए मददगार साबित हो, जिसके बारे में लोगों को नॉलेज भी कम हो? नहीं, किसान जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है उसमें जो है ना जो राज्य सरकार है और जो हमारी केंद्रीय सरकार है, दोनों मिलकर दोनों का काफ़ी एफर्ट्स है और वो इसमें बहुत सारा योगदान भी देते हैं। जैसे मैंने बात की आपको ड्रिप इरिगेशन की या स्प्रिंकलर इरिगेशन की, इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। तो 50% से लेके 80% तक गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और उसमें किसान को जो है ना, किसान को कई जगह किसान को कुछ बहुत ही कम अमाउंट दे के वो अपने खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर लगवा सकते हैं। तो ये किसान सरकार की योजनाएं हैं जो उनको जो ना किसानों के लिए उपलब्ध की गई हैं। और जो किसान अभी हमारी ये बातचीत जो है उसको सुन रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे एफर्ट भी ज़्यादा ना लगे, पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो, वो क्या हो सकता है सिंचाई को लेकर? देखिए, सिंचाई को लेके देखिए, गेहूँ जो धान है हमारी जो मुख्य फसल है, धान एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप बोलते हैं जिसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये तो हम नहीं कह सकते वो उसमें पानी के बगैर आप फसल कर सकते हैं, बट किसान ये तरीके अपना सकते हैं। जैसे मैंने DSR की बात की, AWD, ये 2 तरीके हैं जो आजकल
मतलब इस पर बहुत सारी रिसर्च हो गई है, इंटरनेशनलाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये पूरे प्रूवन टेक्नोलॉजी हैं, तो किसान इन तकनीकों को अपना सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी है कि ज़रूरत नहीं है कि ये किसान अपनी फसल को भी जो है ना डाइवर्सिफाई कर सकता है। अगर धान के अलावा दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो है ना हॉर्टिकल्चर की तरफ किसान जा सकता है, सब्जियों की तरफ किसान जा सकता है, दालें उगाने की तरफ किसान जा सकता है, मक्का हैं, जो बहुत दूसरी सारी फसलें हैं जिनसे भी किसान की आमदनी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उससे उसको पानी की भी कम आवश्यकता होती है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है, कृषि विविधताकरण है, उसका एक तरीका है जो किसान अपनी फसल को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो हम तब जाएंगे अगर हम मेंटली प्रिपेयर होंगे। आजकल ज़िंदगी इतनी वैसे ही तेज़ हो गई है, हम चाहते ही नहीं है कि हमारा जो ज़्यादा समय है वो मेहनत में लगे, एफर्ट्स में लगे। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि आज के टाइम में किसान में एक तो घर में करने वाले लोग कम हो गए हैं जी। बच्चे जो जनरेशन पढ़ गए हैं वो बाहर चले गए हैं, कहीं पर नौकरी कर रहे हैं। और अभी भी भारत में कृषि जो है ना, एक उसको जो उसका जो देखने का तरीका है भारत में उस तरीके से नहीं देखा जाता किसान में को। ये एक ऑप्शन बन के रह गई है। हालांकि हम लोग खाने के बिना रह नहीं सकते, लेकिन फार्मिंग अभी भी हमारे लिए एक ऑप्शन है। जैसे भारत में एक मान्यता है कि इसे पुअर मैन जॉब, कि भाई आप अगर कहीं कुछ नहीं कर सकते तो खेती तो आप कर लोगे। बल्कि ऐसा नहीं, खेती आजकल खेती के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। खेती के लिए आपको सारी चीज़ों की आवश्यकता है। बहुत सारे नई नई खादें आ रही हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, तो वो किसान को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत नई नई दवाइयाँ आ रही है, उसको कैसे डालना है, कब डालना है, कब उसका सॉल्यूशन तैयार करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें अब नई जनरेशन को सिखाना है। और जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो भी अगर खेती में एंटर करती है तो वो काफ़ी अच्छे से उसको खेती को कर सकती है। जी, अगर हम बात करें मार्केट प्राइस की, तो जब नेचुरल खेती की बात करते हैं, जैसे आपने बात करी कि बहुत सारी नई तकनीकें आ गई हैं, नई खाद आ गई है, तो हम ज़्यादा झाड़ लेने के लिए ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पानी को ख़राब करता है, हमारी ज़मीन को ख़राब करता है। तो इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है कि आजकल जो तकनीकें आ रही हैं, जो किसान का हमेशा ये रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले, और सही भी है, होना भी चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा खाद डाल के ही किसान ज़्यादा उत्पादन ले सकता है। लेकिन हमारी धारणा यही बनी हुई है। हाँ, ये किसान की एक धारणा है कि अब ज़्यादा खाद डालोगे तो ज़्यादा होगा, मगर हर एक चीज़ की एक लिमिट है। अगर किसान उससे ज़्यादा डालता है तो उसको फ़ायदा उतना नहीं होगा, उससे ज़्यादा उसका नुकसान होगा। जो भी वो खाद डालता है, यूरिया या DAP डालता है, तो हर एक सरकार ने, हर एक राज्य सरकार की रिकमेंडेशंस हैं, सिफारिशें हैं कि अगर हरियाणा की है तो HAU की सिफारिशें, जो भी कृषि विश्वविद्यालय उनकी एक सिफारिश है, उसके अनुसार किसान को खादों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा एक सबसे जो इश्यू है आज के टाइम में, किसान अपनी मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि हमारी ज़मीन में मतलब कि कौन सी चीज़, कौन सा पोषक तत्व कम है, कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा है, क्योंकि हर एक फसल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है। तो मेरा सजेशन किसानों के लिए ये होगा, किसान अपनी मिट्टी की बराबर जाँच करवाएँ, हर साल एक बार जाँच करवाएँ और उसमें देखें किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे पोषक तत्व तो ऑलरेडी हैं ज़मीन में, उसको डालने की या ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, मगर क्योंकि किसान भाई को पता नहीं होता, उसकी मिट्टी का जांच नहीं कराते, तो उसकी वजह से वही खाद वो बार बार डालता है। उससे उसकी जो उसका जो खर्चा है खेती में वो तो बढ़ता ही है, और उसके जो है ना जो इफ़ेक्ट्स हैं, इल इफ़ेक्ट्स हैं जो उसके, वो ज़मीन को हमारे धीरे धीरे से ख़राब कर रहे हैं। और उसी की वजह से पानी में भी धीरे धीरे कंटामिनेशन जो है ना, हमारा जो भूस्तरीय जल है उसमें भी उसके घुल के जो नीचे जाता है, उसमें भी पानी, पीने के पानी की जो क्वालिटी, वो ड्रिंकिंग वाटर को भी इफेक्ट करता है। बात हो रही है भविष्य की खेती की। भविष्य में दो जो ऐसे मसले जिनसे हम अभी तक उलझन में हैं, उनको लेकर अगर उलझन भी कहें तो मेरे को लगता है कि गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रॉप रेजिड्यू और वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट, दोनों ही ऐसे क्रिटिकल टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अक्सर बात होती रहती है। तो बात कर रहे थे हम, जो हमारे घरों में RO लगे हुए हैं, उनके अंदर से 1 लीटर पानी के बदले 3 लीटर पानी वेस्ट हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसका क्या सोल्यूशन है? क्या वो पानी हम खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं?
नहीं देखिए, मैं पानी की मतलब आरओ तो एक आपने बिल्कुल सही बोला, और ये एक अवधारणा भी बन गई है जी। कि, और मैंने कई बार हम गांव में जाते हैं तो किसान भी बोलता है जी ये बिस्लरी के बराबर का पानी है जो आरओ में लेते हैं। हाँ। बल्कि वो धारणा सही नहीं है, क्योंकि अगर आप आरओ लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर को चाहिए वो भी आरओ की वजह से वो छन जाते हैं जी। और उसका जो है ना उससे हमारे शरीर पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जो मिनरल्स हमारे शरीर को आवश्यक हैं। मगर उसमें जो वेस्ट वाटर, आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें बहुत सारा मतलब 1 लीटर निकालेंगे तो 3 लीटर वेस्ट वाटर होता है। तो उसमें किसानों से हम, और जो घर में जो महिलाएं हैं उनसे हम ये कहेंगे कि उस पानी को वेस्ट ना जाने दें, उस पानी को इकट्ठा करें और उससे जैसे जो किचन के जो दूसरे काम है उसमें उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि हमें एक एक बूंद को सजो के रखना है, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज़ है जिसको हम बना नहीं सकते, आर्टिफिशियली बना नहीं सकते। वो एक साइकिल है, जो एक प्राकृतिक साइकिल है, उसी साइकिल के थ्रू ही हमको उसमें से पानी मिलेगा। जी। इसी के साथ हम बात करते हैं क्रॉप रेजिड्यू, यानी कि फसल के जो अवशेष हैं उसकी मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए। बहुत गंभीर मसला है हमारा। पराली की जब हम बात करते हैं तो हर साल बहुत से लोग जान भी गंवा देते हैं, कितने सारे हादसे होते हैं, लेकिन हम अभी भी वहीं खड़े हैं जहां से हम शुरू हुए थे। इसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अभी भी वहीं खड़े हैं, अब काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, ऐसा नहीं है। हम जब गांव में जाते हैं, हम बहुत सारे किसानों के पास घूमते रहते हैं, तो किसान, ऐसा नहीं है कि किसान को उसके जो दुष्प्रभाव है नहीं पता है, क्योंकि सबसे पहले जो धुआं होता है वो किसान को ही लेना होता है। तो किसान भी समझता है कि ये हमें नहीं जलाना चाहिए, मगर उसके अपने कुछ इश्यूज़ हैं जो हमें उसके सॉल्यूशन, हमें उसको जो है ना किसान को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बहुत सारे तरीके हैं। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट आज के टाइम में ये मानने लगे हैं कि ये वेस्ट नहीं है, ये बेसिकली ये वेल्थ है किसान के लिए। क्योंकि किसान जो खाद उसमें डाल रहा है, जो वेस्ट है उसमें भी कुछ पोषक तत्व हैं, जो धान निकालने के बाद जो वेस्ट बच जाता है, तो और वो वेस्ट जो है ना या तो किसान अपने खेत में जलाता है, नहीं तो आजकल जो है बेल्स बना के जो है पावर प्लांट्स में जा रहे हैं, वहाँ पे भी उसको फ्यूल के रूप में जलाया जाता है। हमारा उद्देश्य ये है कि किसान उसको ना जलाए, ना किसान जलाए और ना वो जले, क्योंकि किसान ने इतनी मेहनत करके धान उगाया है और जो भी वेस्ट जनरेटेड है वो वापस खेत में ही मिलना चाहिए। हमारी मिट्टी में धीरे धीरे जो ऑर्गेनिक मैटर एक तत्व है उसकी धीरे धीरे बहुत कमी हो रही है, क्योंकि जो देसी खाद है उसकी सप्लाई धीरे धीरे, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी धीरे धीरे ख़राब हो गई, कम सप्लाई जा रही है, क्योंकि पशु की संख्या आजकल सीमित हो गई है। तो हमारा उद्देश्य है कि किसान उसको वापस जो है ना, आजकल तरीके उपलब्ध हैं, मशीनें उपलब्ध है, सुपर सीडर है और बहुत सारी मशीनें, SMS कंबाइंड हार्वेस्टर है, जो उसको बिल्कुल बारीक बना के और उसको वापस ज़मीन में ही मिक्स कर देते हैं, जिसको इन सितु मैनेजमेंट बोलते हैं। तो जितना भी रेजिड्यू किसान का प्रोड्यूस होता है वो उसी खेत में अगर किसान लगातार मिलाता रहता है तो उसको ऑफकोर्स उसको थोड़ा सा डिकम्पोज होने में टाइम लगता है, बट उससे सॉइल की फर्टिलिटी उसके आने वाले 3-4 सालों में उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी में एरिएशन बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिकम्पोज होने के बाद जो भी पराली है, पराली में भी खुद में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो ज़मीन में मिक्स होते हैं। तो और ये हमने करके देखा है कि हमने बहुत सारे किसानों से बात की है, जिससे हम पूछते हैं कि भाई बहुत सारे किसान हैं जो पिछले 4-5 सालों से हर बार जो अपना पराली को खेत में मिक्स करा रहे हैं, और उन्होंने ये माना है कि उन्होंने जो रासायनिक खाद यूज करते हैं उनकी 25 से 30% जो है ना जो यूज है वो कम हो गया है फर्टिलाइजर, क्योंकि ज़मीन उनकी काफ़ी अच्छी हो गई है और उनका उत्पादन में भी उसका फ़र्क पड़ा है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि आजकल जो है ना उसको ज़रूरी नहीं कि किसान, उसके बहुत सारे दूसरे अल्टरनेटिव भी है। अगर किसान उसको पराली में यूज भी नहीं करता है खेत में, मगर उसको बहुत सारी सप्लाई हैं, जैसे आजकल पेपर मिल्स भी, उसमें गवर्नमेंट के बहुत अच्छे एफर्ट्स रहे हैं उसको बनाने में, बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं जहाँ पे उसको बायो CNG में कन्वर्ट करके उसको पराली को यूज कर रहे हैं और वो एनर्जी जो है ना वो सप्लाई फ्यूल के रूप में सप्लाई जा रही है। दूसरा ये है कि उसमें किसान जो है ना उसमें बहुत सारे पेपर मिल्स उसको ले रहे हैं, प्लाईवुड वाले बहुत, तो उसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेज भी धीरे धीरे
आ गए हैं जिसमें किसान को उसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जलाने की बजाय हम उसका कर क्या सकते हैं? क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आपने बात करी है कि जो हमारे पास प्लांट्स बने हुए हैं, प्लांट्स में भी उसको ज़्यादातर जलाया ही जाता है, तो उस केस में क्या सोल्यूशन है कि और क्या किया जा सकता है? देखिए, उसमें अभी एक जैसे मैंने कहा कि अगर किसान उसको ज़मीन में मिलाता है तो उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, और हमारे भारत में करीब करीब ज़्यादातर क्षेत्रों में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हमारी ज़मीन में काफ़ी कम है। तो उसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेट यूज है कि किसान के यहाँ जितनी भी पराली आती है उसको बायोचार में कन्वर्ट कर सकता है। और वो बायोचार, हमारा उद्देश्य है कि किसान के यहाँ जितना उत्पादन होता है पराली का, उसको एक वैल्यू एडिशन दे के उसको एक परिवर्तित करके कार्बन के रूप में, और उसको किसान वापस खेत में मिला सकता है। तो बायोचार एक बहुत अच्छा जो है ना उसका सॉल्यूशन है। किसान अपने यहाँ भी छोटे छोटे आजकल तरीके आ गए हैं, उसको बना के और वापस उस बायोचार को कार्बन के रूप में ज़मीन में डाल सकता है। वक्त जो है वो हमारे पास बहुत सीमित रह गया है। मेरे को पता नहीं था कितनी डिटेल वाली ये जो बातचीत है इतनी जल्दी कंपाइल करनी पड़ेगी। अगर बात करें 2-3 छोटे छोटे बदलाव जो हम अपनी खेती के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने पानी के लिए करना चाहें, जो जिसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, बिकॉज हम एफर्टलेस लाइफ में आजकल बिलीव करने लगे हैं, तो वो कौन सी 2-3 चीज़ें होंगी जो आप किसानों को कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ किसान अपनी की मिट्टी की ज़रूर जाँच करवाएं, क्योंकि जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि हमारी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, क्या हमें डालना है और कितना, क्योंकि हर एक सॉइल हेल्थ कार्ड जो आता है उसमें सिफारिशें दी जाती हैं कि उस फसल के लिए, तो एक किसान उसको जलाएं। दूसरा, किसान उसको पराली का अगर इश्यू है, किसान उसको जलाए ना, और जलाने की बजाय उसको जो है ना बायोचार में कन्वर्ट करें, या फिर उसको जो सुपर सीडर दूसरी मशीन है उसको बारीक करके वापस खेत में ही मिलाए, जो खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। तीसरा जो है ना, पानी एक मुख्य मुद्दा है आज के टाइम में। तो जो भी किसान खेती कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो जो पानी बचाने की जो तकनीकें हैं, चाहे वो पैडी में कर रहे हो तो DSR को अपना सकते हैं, जीरो टिलेज मशीन के द्वारा वो जो है ना सीधा उसको AWD मेथड है, AWD मेथड से उसको जो है ना पानी बचा सकते हैं। और कोशिश ये भी करें कि पूरा धान की बजाय कुछ क्षेत्र अपना जो है ना दूसरी फसलों की तरफ ले जाएं, क्योंकि भारत में अभी भी दालें हम बाहर से मंगाते हैं, तो किसान दाल उगा सकता है। मक्का पे किसान सरकार, जो गवर्नमेंट काफ़ी उसको सपोर्ट करे कि मक्का उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, सब्जियां भी देखिए हर एक जगह किसान सब कुछ कर सकता है। तो ये जो किसान दूसरे तरीके हैं, किसान अपनी फसल को डाइवर्सिफाई करे, अपनी मिट्टी की जांच कराए, और पानी को जहां जितना बचा सकते हैं उतना पानी को बचाएं। ये 3 चीज़ें मैं किसान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसको अपनाएं। जी पवन जी, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जो हिंदुस्तान है, जो हमारा देश है, वो शुरू से ही खेती प्रधान रहा है। आपने जैसे कहा कि बहुत सारी जो ग्रोथ है पिछले समय में हुई है, और नो डाउट चैलेंजेस जो है हर समय के अपने अपने होते हैं। इस वक्त भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन सॉल्यूशंस भी हैं। जैसे आप जैसे एक्सपर्ट्स जो हैं, जब आपके साथ चर्चा होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ नया निकल के आता है, और उम्मीद है कि आज की इस बातचीत में भी बहुत कुछ ऐसा मिला होगा हमारे दर्शकों को जो बेहद ज़रूरी है उनके लिए जानना भी। आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।